आप देख रहे हैं अनबाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज के दिन की अवेयरनेस जो है वर्ल्ड वाइड की जा रही है। हम जिस तरह से अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली हेल्दी होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आज के दिन की क्या कुछ थीम है, इसी सब के साथ चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर राकेश बन्नल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अनबाइट्स में। शुक्रिया। सर, साइकियाट्रिस्ट होने के नाते किस तरह से लोगों की आपने जो है वो जो एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व की है? सबसे पहले तो थीम जानेंगे कि क्या कुछ है आज का? जी देखिए, 10 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WHO के सौजन्य से सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये पहली बार 1992 में शुरू हुआ था और तब जी। से हर साल एक थीम लेके इसको किया जाता है सेलिब्रेट। उसका ये है कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हम क्यों ज़रूरत है किसी मेंटल हेल्थ डे को जी। सेलिब्रेट करने में। तो अगर आप देखें कि बीमारियां जो मेंटल हेल्थ के कारण जो हो रही हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के बाद देखा गया कि जो डिप्रेशन या एंजाइटी का प्रेवलेंस है वो 35% के आसपास बढ़ गया। उससे भी परेशानी की बात की जो सुसाइड रेट था वो 10% के आसपास बढ़ गया। तो अब इतना बड़ा एक एपिडेमिक जो हमारे समाज में इस वक्त आ गई है डिप्रेशन की या मेंटल इलनेसेस की, उसके बारे में अवेयरनेस करना बड़ा ही ज़रूरी हो गया। और इसी बात को लेके WHO वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाना शुरू किया, जो कि हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया जा रहा है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ इलनेसेस के बारे में हम लोगों को अवेयरनेस फैला करें, ताकि वो जानने की क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि मेंटली इल कोई पर्सन है, उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी क्या रहती है? क्योंकि आम इंसान से कहीं न कहीं वो चेंज होती है एक्टिविटी, वो कुछ ना कुछ सिम्पटम्स जो है आप लोगों को देते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वो जी सिम्पटम्स के बारे में? जी जी, ऐसा रहता है कि अगर हम अपने घर में ही देख लें, ठीक है, घर से ही शुरुआत करें, तो जैसा मैं देखता हूँ कोई बच्चा है हमारे घर में, 17-18 साल का एक बच्चा है। अब वो पहले जैसे था वैसा उसका बिहेवियर बदल रहा है, इरिटेबल हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहा है, कपड़े उतने अच्छे नहीं पहन रहे। पहले हमारे साथ खाना खाता था, अब नहीं खा रहा है। स्कूल में से उसके टीचर्स की कंप्लेंट आने लग पड़ी है, स्कूल नहीं आ रहा है। दोस्त उसके बदल गए हैं, पहले दूसरे दोस्त होते हैं दूसरे हो गए हैं। बातें ऐसी उदासी की करने लग पड़ा है कि नहीं मेरा दिल नहीं लगता सबसे चीज़ों बड़ा में, तो ये रहता है कि वो अकेला रहता है। अकेला रहने लगा, उदास होने लगा है, लोगों से कट ऑफ होने लगा है। पहले जैसे मैं कहता खाना साथ खा रहा है, बैठता है, बातचीत करता है, घर में कोई मेहमान आता है उससे बात कर, अब वो वैसा नहीं करता। छोटे छोटे लीगल प्रॉब्लम्स में भी फंसने लग पड़ा। अगर वो सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करें तो वो छोटे छोटे लीगल प्रॉब्लम्स में भी फंस रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हमें दिखाती हैं कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। एक नॉर्मल एडोलेसेंट में भी अगर आप देखें तो थोड़ी चेंजेस आती हैं बिहेवियर में, लेकिन जब आपको लगे ये ज़्यादा है, उसकी जी। लाइफ से इंटरफेयर कर रहा है, उसके जो आप ग्रेड देख रहे थे, जैसे 8th में उसके भी 90% नंबर आए थे, अब उसके 70% भी नहीं आ रहे हैं। उसको कॉलेज से उसकी आवाज़, स्कूल से उसके बारे में शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं, घर में पढ़ाई नहीं करता, लेटा रहता है, या स्कूल अब मिस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें सचेत कर देना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। और जी। उसके बाद अगर आप उसकी प्रोफेशनल हेल्प लेंगे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, या अगर हम हमारे साइकेट्री हॉस्पिटल में आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम कोई भी हमारे पास बच्चा आए तो हम उसको लेबल कर दें कि ये इसको मेंटल इलनेस हो गई। तो जब पहले डॉक्टर के पास जाने की बात रहती थी, तो पेशेंट खुद ही नहीं जाना चाहता था। तो आज के टाइम पर कितनी चेंजेस जो है वो लाई गई है। डॉक्टर्स किस तरह से पेशेंट को अटेंड करते हैं ताकि अपना-सा उसे फ़ील हो, किस तरह की टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाता है कि पेशेंट जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। जो फीलिंग वो अपने पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस नहीं करता, दोस्तों के साथ नहीं करता, तो वो डॉक्टर के साथ कर सके और किस तरह से उन्हें जी जो है ट्रीट किया जाता है। देखिए, अगर हम WHO के डाटा को लें तो उनका कहना है कि जो 80% लोग जिनको मेंटल इलनेस होती है, 80% वो कभी मेंटल इलनेस के लिए ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। बिल्कुल।
तो इतना बड़ा गैप है। तो ये गैप जिसका कारण एक मेंटल हेल्थ, अगर आप देखें प्रोफेशनल्स की कमी तो है, और लेकिन इसका एक बड़ा कारण है सोशल स्टिग्मा जो हमारे सोसाइटी में रहता है। किसी को ये कहना कि उसको डायबिटीज़ है, वो खुश होके वो बता देता है कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं दवाई खा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई कभी ये नहीं कहता कि मैं डिप्रेशन में हूँ आजकल, मैं आज या कल एंटी डिप्रेसेंट खा रहा हूँ। तो जो एक सोशल स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा है वो बहुत बड़ा रीज़न है। लोग नहीं आते साइकेट्रिस्ट के पास। लेकिन विद टाइम, जैसे आपने कहा, वक्त बदल रहा है, अब हम घरों में भी थोड़ी बात करते हैं, वर्क प्लेस पे भी ये बात होती है कि हाँ मेंटल इलनेस है। अगर आप देखें तो हमारे सेलिब्रिटीज़ आजकल ओपनली सामने आते हैं कि हाँ मुझे मेंटल इलनेस हुई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, मैं ठीक हो गया या हो गई। तो इसके कारण एक चेंज तो सोसाइटी में आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी हम मेंटल इलनेस को छुपाते हैं, नहीं इतना एक्सप्रेस करते। दूसरा, जैसे आपने कहा कि क्यों एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगा मेंटल इलनेस के वक्त, क्यों एक साइकेट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट को बता देगा। तो रीज़न इसका ये रहता है कि जो बच्चे हैं या जो भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, ज़्यादातर खासकर डिप्रेशन या एंजाइटी के जो लोग रहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन जस्ट उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। जस्ट उनको ये लगता है कि अगर मैं अपने दोस्त को भी बताऊंगा वो मेरा मजाक उड़ाएगा, तो वो उतने बता नहीं पाते। उनको वो सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं मिलता, या वो बंदा नहीं मिलता जिससे वो बताएं और वो उसको सपोर्ट करे, उसका मजाक ना उड़ाए। डॉक्टर कैसे टैकल करते हैं उन चीज़ों को, और साथ में डॉक्टर्स के लिए भी कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सुनते ही नहीं है, उनको डॉक्टर के पास लाया जाता है, वो मतलब कि पेरेंट्स फोर्सफुली लाते हैं, जैसे भी लाते हैं, तो कितना चैलेंजिंग जो है वो डॉक्टर्स के लिए भी रहता है। देखिए, ये तो एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है साइकेट्रिस्ट की, कैसे वो पेशेंट से डील करेगा, कैसे वो पेशेंट का रैपो बनाएगा। तो उसके तो सर्टन तरीके हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एक चीज़ है एम्पैथी, जिसमें मैं अपने आप को पेशेंट्स की जगह रख के सोचता हूँ। तो जब आप वो सोच सकें, एम्पैथी अपने पेशेंट के लिए रख सकें, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ज़्यादातर जैसे मैंने कहा डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट, ये तो पहले ही अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जस्ट उनको मौका नहीं मिलता और कोई इंसान नहीं मिलता। लेकिन कुछ साइकोसिस के हमारे पेशेंट होते हैं जिनको इंसाइट नहीं होती है कि वो बीमार है, और वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको अच्छे इंटरव्यूइंग स्किल्स आते हैं एज ए साइकेट्रिस्ट या एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप उनसे बात निकाल लेते हैं, और विद टाइम जब आप उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जब वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, उनको भी अपने डॉक्टर पे फेथ बन जाता है और वो अपना इलाज अच्छे से करवाना शुरू आज कर के देते समय में हम देख रहे हैं कि सुसाइड केसेस के जो ग्राफ्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये भी मेंटल इलनेस में जैसे आता ही है। उनके पास कोई एक सा दोस्त नहीं होता जिससे वो कुछ शेयर कर सके, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होता जिससे वो कुछ कर सके। तो सुसाइड एक लेवल तक, उस सुसाइड के लेवल तक पहुँचने तक किन-किन ट्रॉमा से जो है पेशेंट्स को गुज़रना। जी देखिए, जो स्टडीज़ कहती हैं वो कहते हैं कि 80 टू 90% लोग जो सुसाइड करते हैं वो मेंटल इलनेसेस के कारण करते हैं, जिसमें डिप्रेशन सबसे ऊपर आता है 80% के लोग, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स, ये सारे उसके कारण रहते हैं। एक आदमी, अगर हम भी एक बार सोचें कि एक आदमी ये अपनी ज़िंदगी से क्यों इतना परेशान हो जाता है कि वो सोचता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म करके वो ज़्यादा अच्छे में रहेगा, ज़्यादा उसको कंफर्टेबल रहेगा। तो ऐसा सोचना हमें पड़ेगा कि क्या उसकी मानसिकता होती है उस वक्त जब वो सुसाइड करता है, क्यों वो स्ट्रेस में इतना हो गया, क्या उसके कारण थे कि वो मानसिकता में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। अगर हम कहें कि वो ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। वो जो देखा गया है, जो लोग सुसाइड करते हैं वो बताते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, किसी ना किसी को वो बताते हैं कि वह मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा लगता है मैं मर जाऊँ। लेकिन हम उसको बड़ा इग्नोर करते हैं, उसको लाइटली ले लेते हैं। इसको क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा, ये क्यों सुसाइड करेगा, या इसको क्या तकलीफ है, ये तो अच्छा काम काम कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ तो ठीक है। वो इग्नोर मत कीजिए। कभी भी हमें अगर लगे हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड में, हमारा दोस्त, कोई भी इंसान जो हमें ऐसा शेयर करे कि मुझे अब अच्छा नहीं लगता, मुझे उदासी आया है, मुझे लगता है मैं मर जानूँ, तो ऐसे ख्याल अगर कोई बताता है तो बड़ा इग्नोर नहीं करिए। बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको प्रोफेशनल हेल्प दिलवाइए, उसको सपोर्ट करिए कि वो स्पिरिट से निकल सके और दोबारा उसमें ना आए। और
ऐसा करने से आप उसकी जान बचा सकते जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इसको लेकर जो है अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड की जाती है और आज हमने कई सारे की पॉइंट्स पे बातचीत की और ये जाना कि आखिरकार क्या कुछ सिम्पटम्स और साइन्स रहते हैं एक मेंटली इल पेशेंट के, जिसे हमें रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्त से कह रहा है कि वो ठीक नहीं है या वो मेंटली इल है, वो उदास है, तो उन साइन्स को हमें या उन बातों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम अपने एक दोस्त को, अपने एक बच्चे को जो है खो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं भी साइंस और सिम्पटम्स अगर आपको लग रहा है तो उसे इग्नोर ना करें, उसे देखें और उसे ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएँ, ताकि उसकी जो मेंटल इलनेस है वो ठीक हो सके और उसकी जल्दी-जल्दी उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है वो ठीक हो सके। क्योंकि हमारे दिमाग की जो कई सारी चीज़ें रहती हैं, हम अपने दिमाग से ही अपने शरीर को चलाते हैं। तो अगर हमारा दिमाग सेट रहेगा तो हमारा शरीर भी सेट रहेगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। विजिलेंस रमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम।